और चलिए शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र का आज 6वां दिन है। बजट को लेकर चर्चा होनी है। बजट पर आज चर्चा का दूसरा दिन है। बीते कल बजट पर सामान्य चर्चा की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने की। इसके अलावा कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जो आज सदन में गूंज सकते हैं। इसके अलावा बजट पर चर्चा का आज दूसरा दिन है। कई अहम मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार मुखर है। सुक्खू सरकार पर तमाम आरोपों की झड़ी विपक्ष ने लगा रखी है और आज भी बजट पर चर्चा का दूसरा दिन है। गहमा गहमी का माहौल सदन में देखने को मिल सकता है। सदन की कार्यवाही का 6वां दिन। आपको बता दें कि आज भी बजट पर सामान्य चर्चा का दूसरा दिन है। आज भी बजट पर सामान्य चर्चा होनी है। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी रणबीर का ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, आज सदन की कार्यवाही का 6वां दिन है, क्या कुछ अहम रह सकता है आज की इस कार्यवाही में? देखिए, सुबह ठीक 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। प्रश्नकाल के साथ ये कार्रवाई शुरू होगी। जैसे कि 1 घंटे का प्रश्नकाल रहता है, उसमें विभिन्न विभागों और विभिन्न मुद्दों को लेकर जो सदस्य है, चाहे वो सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष, वो सत्ता पक्ष से सवाल पूछते हैं। उसके बाद कुछ विधायी कार्य है और उसके बाद बजट पर सामान्य चर्चा होगी। और विधायी कार्यों की अगर बात करें तो आज एचपीयू की जो ईसी कोर्ट होती है, उसके लिए भी 2 सदस्यों का मनोनयन होगा। विधानसभा के सदस्य जो ईसी कोर्ट के सदस्य होंगे, ये भी आज की जो विधायी कार्य है उस सूची में आज जो है ये शामिल है। अगर बात करें सामान्य चर्चा की, तो पिछले कल हमने देखा किस तरह से विपक्षी सदस्यों ने सत्ता पक्ष को बजट पर घेरा है और इस चर्चा की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने की थी। और पिछले कल सदन की जो कार्रवाई है, क्योंकि सदस्य चर्चा में हिस्सा लेने वाले काफी थे, तो शाम को देर शाम 8 बजे तक जो है सदन की कार्रवाई चली है। तो आज भी उम्मीद यही है कि सामान्य चर्चा आज होनी है। तो विपक्ष के जो सदस्य हैं वो बिंदुवार, सिलसिलेवार जिस तरह से जो पॉइंट्स रखे गए हैं बजट में, जिन चीजों को उजागर किया गया है, उसको लेकर विपक्षी सदस्य राज्य सरकार को घेरेंगे। और जैसे कि पिछले कल नेता प्रतिपक्ष ने अपने भाषण में कहा था, जब वो चर्चा की शुरुआत उन्होंने की थी, कि ये काफी महत्वपूर्ण रहता है ये बजट पर सामान्य चर्चा, तो इस पर किसी तरह का कोई हंगामा विपक्ष की तरफ से नहीं किया जाएगा। हालांकि नोकझोंक जो है वो चली रहती है कुछ बिंदुओं पर, जब विपक्षी सदस्य बोल रहे होते हैं या सत्ता पक्ष के सदस्य सामान्य चर्चा में हिस्सा लेते हैं, तो कुछ टीका टिप्पणी तो यहाँ पर होती है। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से विपक्ष की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि ये 23 मार्च तक ये बजट अनुमानों पर चर्चा होनी है, तो इसमें पूरी तरह से विपक्ष मौजूद रहेगा और चर्चा में हिस्सा लेगा। महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने जो लाइन तय की है अपने सदस्यों के लिए, कि किस तरह से बिंदुवार जो है राज्य सरकार को घेरना है और तथ्यों के आधार पर। और जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री ने सदन में ये कहा कि बजट भाषण में कुछ और था, लेकिन जो बजट डॉक्यूमेंट आया है उसमें बहुत सारी चीजें वो अलग थी। ये दोनों जो है मेल इसमें नहीं खाती है। और केंद्र की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही है या फिर केंद्र की तरफ से जो मदद मिलती है, उसका जिक्र बजट में नहीं है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर यहाँ पर जो विपक्षी सदस्य आज हिस्सा लेने वाले हैं वो सत्ता पक्ष को घेरेंगे। जैस्मिन। बिल्कुल रणबीर, और जिस तरीके से बजट पर सामान्य चर्चा हो रही है, क्या हम ये मान सकते हैं, क्योंकि बजट पर सामान्य चर्चा के बाद ऐसा माना जाता है कि कुछ संशोधन भी किए जाते हैं बजट में इस चर्चा के दौरान या इस चर्चा के बाद, तो जो चर्चा नजर आ रही है, क्या उसके बाद ये गुंजाइश रहती है कि बजट में हम कुछ संशोधन देख पाएंगे आगे आने वाले समय में, जब बजट पास होगा उससे पहले? देखिए, लगता तो नहीं। जिस तरह की रिवायत है, जो बजट पेश कर दिया जाता है, हालांकि विपक्षी सदस्यों की तरफ से कुछ सुझाव इसमें दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, सत्ता पक्ष की तरफ से भी कुछ सुझाव दिए जाते हैं। किसी मद में अगर कोई पैसा कम होता है, बजट का प्रावधान कम है, या किसी योजना को
जो है ज्यादा अधिमान नहीं दिया जाता है, तो उसको लेकर अपनी अपनी राय और सुझाव राज्य सरकार को सदन के सदस्य देते हैं। तो देखना होगा कि किस तरह के सुझाव आते हैं। और जिस तरह से पिछले कल हमने 2 बड़ी योजनाओं का जिक्र नेता प्रतिपक्ष ने किया था, हिमकेयर और सहारा योजना, उस पर जो है ये कहा गया कि इनका जिक्र नहीं किया गया, इनके बारे में राज्य सरकार क्या करने जा रही है। तो इस पर जो है जो सदन के नेता है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने आश्वासन दिया था कि किसी तरह का कोई बदलाव इसमें नहीं किया गया है। देखिए, विपक्ष जिस तरह से हमला भर रहे हैं, चाहे वो सामान्य चर्चा में हिस्सा ले रहा है, इसी को लेकर आज दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे विधानसभा में। शायद इसमें कुछ बड़ी चीजों का खुलासा, कुछ अन्य मुद्दे हैं जिसमें मुख्यमंत्री कर सकते हैं, और विपक्ष के जो सवाल हैं उस पर भी जवाब मुख्यमंत्री देंगे। और खासकर बजट में जो सवाल उठ रहा है कि घोषणाएं बहुत ज्यादा की गई हैं, बजट कहाँ है, बजट प्रावधान नहीं है। हर जो नई योजना, 13 नई योजनाएं बजट में उनका ऐलान किया गया है, उनमें बजट को लेकर क्या प्रावधान किया गया है, शायद इस पर भी मुख्यमंत्री आज जानकारी देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। जी जैस्मिन। बिल्कुल रणबीर, तो सदन की कार्यवाही का 6ठा दिन है और इसी कार्यवाही के बीच 1 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। क्या कुछ अहम रहेगा जानेंगे आपसे। फिलहाल के लिए रणबीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। बात एक और अहम खबर की। नशे के आदी कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर डाली। आरोपी ने शराब की बोतल से पिता पर वार किया, जिससे लहूलुहान पिता ने अपना दम तोड़ दिया। इतना ही नहीं, उसने दादी पर भी जानलेवा हमला कर उसे घायल कर दिया। दादी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला छोटा शिमला के थाना विकास नगर का है। पुलिस के मुताबिक विकास नगर में रहने वाले 22 वर्षीय नवप्रीत ने अपने पिता 44 वर्षीय विजय की हत्या कर दी। मृतक का विजय पूर्व में सरकारी विभाग में तैनात था और उसने रिटायरमेंट ले रखी थी। मृतक की पत्नी काफी समय पहले घर छोड़कर चली गई थी। तो शिमला से हत्या का ये मामला सामने आया है। छोटा शिमला के दरमियान आता है विकास नगर, वहां से ये मामला सामने आया है, जहां नशे की हालत में एक शराबी बेटे ने अपने पिता पर बोतल से हमला किया और पिता ने अपना दम तोड़ दिया। कपिल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कपिल, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, क्या कुछ अपडेट्स मिल पाए हैं इस पूरे मसले पर? जी बिल्कुल, अभी जो आरोपी है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि जिस तरीके से कल रात का ये पूरा मामला है, जब नशे की हालत में एक बेटे ने अपने बाप को ही मौत के घाट उतार दिया। और अभी तक जो जानकारियां मिल पाई है उसमें ये निकल कर आ रहा है कि दोनों जो बाप बेटा थे वो नशे के काफी आदी थे, और ऐसे में नशे की हालत में जब जो है बोतल से वार वहां पर बेटे ने अपने बाप पर किया, तो वहीं पर जो है बाप ने दम तोड़ दिया और अपनी दादी पर भी जानलेवा हमला जो उस युवक ने किया है। ये जो नवप्रीत नाम का युवक है, 22 वर्ष का है, इसने जो है अपने बाप को मौत के घाट उतारा है। इससे जो है कहीं ना कहीं एक सनसनी फैल गई है, जिस तरीके से अपने ही बाप को मौत के घाट उतारा गया है। और पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 व 323 के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कपिल, आगे की कार्रवाई किस तरीके से अब इसे अंजाम दिया जाएगा? आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। दादी की क्या स्थिति है फिलहाल? दादी की स्थिति फिलहाल ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से जो दादी वो कैथू से विकास नगर आई थी और जब वो कमरे में जाती है तो वहां पर लहूलुहान हालत में जब वो अपने बेटे को देखती है तो वो घबरा जाती है, और ऐसे में जो पोता है वो वहां पर कुकर से वार कर देता है अपनी दादी पर, तो अपनी जान बचाकर वहां से भागती है और आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस थाने में अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाती है और उसके बाद वहां पर पुलिस मौके पर पहुंचती है। ठीक है कपिल, नजर आप बना के रखिए। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात एक और बड़ी खबर की। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर दिल्ली के दौरे पर हैं। कुछ देर में वो दिल्ली पहुंचेंगे। नेता प्रतिपक्ष केंद्र के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर हो सकती है और बातचीत इस मुलाकात में हो सकती है। कई तरह की रणनीतियां इस बातचीत में और इस बैठक में बनाई जा सकती हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर दिल्ली के दौरे पर हैं।
नगर निगम चुनावों को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से ऐसा माना जा रहा है कि वो मुलाकात कर सकते हैं। कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा संभव है और अब से कुछ ही देर बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर दिल्ली पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम तय किया गया है। हिमाचल प्रदेश के कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है। बजट सत्र भी चल रहा है, किस तरीके से विपक्ष को घेरा जाए, कौन से वो अहम मुद्दे हैं जिन्हें शामिल किया जाए, विपक्ष द्वारा सरकार को घेरने के लिए किन मुद्दों पर चोट की जाए, ये वो तमाम अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा संभव है केंद्रीय मंत्रियों के साथ। इसके अलावा आगे आने वाले शिमला नगर निगम चुनावों पर भी रणनीति को लेकर मंथन किया जा सकता है। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली पहुंचने वाले हैं। केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात संभव है। विधानसभा सत्र की कार्यवाही के 5वें दिन नेता प्रतिपक्ष के आरोपों पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में जवाब दिया। सीएम सुक्खू ने कहा कि अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पर जो योजनाएं हैं वो बंद नहीं की जाएंगी और ना ही नाम बदला जाएगा। सीएम ने सदन में कहा कि सरकार ने हिम केयर और सहारा योजना भी बंद नहीं की है। पूर्व सीएम बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं वो सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी जी के पूर्व सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है सदन में, वो बात सही नहीं है। और जो योजनाएं होती है, जो पिछली योजनाएं होती है, वो कंटिन्यूटी प्रोसेस में होती है। जो कुछ चेंज की जाती है उसके नाम के आगे लिखा होता है। हमने हिम केयर को अभी बदला नहीं है, हिम केयर योजना को अभी चली है, उसमें और सुधार की जरूरत है, उसको और सुधार भी कर रहे हैं। और सहारा योजना, दोनों योजनाओं को हमने जारी रखा है। जो समाज के हित में और हिमाचल के लोगों के हित में जो भी योजना होगी, हमारी सरकार उनको जारी रखेगी। आगे बढ़ेंगे। चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया। जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार ने सत्ता में आते ही लोन लेना शुरू कर दिया है। बजट स्पीच में कुछ और है और बजट बुक में कुछ और। हिमाचल को 18,130 करोड़ रुपए केंद्र से विभिन्न योजनाओं के तहत मिल रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार के सहयोग का कहीं भी आभार व्यक्त नहीं किया गया है। सरकार ने बदले की भावना के तहत पूर्व सरकार में खोले गए संस्थान बंद कर दिए। सरकार को डी नोटिफिकेशन का निर्णय वापस लेना चाहिए। कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बल्क ड्रग फार्मा पार्क 3 मिले पूरे देश भर में, और 3 पूरे देश में मिले, उसमें से एक हिमाचल प्रदेश में मिला, ऊना में मिला, और माननीय उप मुख्यमंत्री बड़े सौभाग्यशाली है, उनके क्षेत्र में मिला है। और मेडिकल ने तो वो ऐसे नहीं दिया था, नहीं वैसा देखो। आप जो सोचते हैं वो अलग ही सोचते हैं ना, गलत मत सोचिए उसको। हमने हिमाचल के लिए लाना था, जगह वहां मिली तो वहां किया। दूसरा अध्यक्ष महोदय, मेडिकल डिवाइस पार्क हिमाचल प्रदेश में मिला, और ऐसे में हमको कम से कम धन्यवाद करना चाहिए था। इस बात को भी हमको जरूर कहना चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। कंक्लूड प्लीज। अध्यक्ष महोदय, आपने एक और बात का कहा कि हम मुख्यमंत्री ग्रीन कवर मिशन जो है उसकी हम शुरुआत करना चाह रहे हैं। 250 हेक्टेयर के इस पर जो है हम पौधारोपण करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं मैं पूरे प्रदेश के लिए बहुत छोटा सा एक आपने 250 हेक्टेयर क्या होता है, इस तो बहुत कम है ये। और कुल मिलाकर के अध्यक्ष महोदय, मैं लास्ट में ये कहना चाह रहा हूं, आप देखिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। सीएम सुक्खू ने शराब के ठेके नीलाम करने को लेकर सदन में जानकारी दी। सीएम ने सदन में कहा कि आबकारी नीति के तहत शराब ठेकों की नीलामी के बाद पिछले साल की तुलना में 40% ज्यादा मुनाफा हुआ है। पिछली साल मात्र 1296 करोड़ रुपए की आय हुई थी, जबकि इस बार ऑक्शन में कम टेंडर के जरिए 1815 करोड़ की आय हुई है। मिल्क सेस के जरिए 120 करोड़ की आय अनुमानित है। पूर्व सरकार हर साल केवल 10% की बढ़ोतरी के बाद ठेके आवंटित करती रही थी।
चलिए ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बजट सत्र के 5वें दिन की कार्यवाही के दौरान सदन में ई वाहनों के लिए प्रदेश के हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन का सवाल सदन में गूंजा। इस मामले में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में कहा कि चार्जिंग स्टेशन के लिए हाईवे पर अब तक 207 स्थान चिन्हित किए गए हैं और सरकार 408 और स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन बनवाएगी। जबकि सीएम ने सदन में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाने से पहले सरकार आधारभूत ढांचा तैयार करेगी। इसके लिए 36 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ग्रीन कॉरिडोर के साथ एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की भी योजना सरकार की है और इसके लिए सरकार का ग्रीन सेस लगाने का कोई विचार नहीं है। आगे बढ़ेंगे। पंजाब में तनाव की स्थिति पर हिमाचल सुरक्षा एजेंसियां भी हाई अलर्ट पर हैं। इसको लेकर सीएम ने प्रदेश में आने वालों की चेकिंग के निर्देश पुलिस को दिए हैं, लेकिन साथ में उन्हें कहा है कि चेकिंग के दौरान सैलानियों को तंग न किया जाए। हमने अपने डीजीपी साहब को निर्देश दिए हैं कि जो बाहर से आने वाले पर्यटक है या और है उनको भी तंग ना किया जाए और कोई ऐसा व्यक्ति भी अनवांटेड ना आए हिमाचल की बाउंड्री में। तो सब प्रकार की सिक्योरिटी का ध्यान रखा जा रहा है और मुझे नहीं लगता कोई अभी ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी वारदात है, लेकिन हम पूरी तरह से तैयार है और हमने हिमाचल प्रदेश में सिक्योरिटी का हाई अलर्ट भी कर रखा है। पंजाब में तनाव की स्थिति पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी बड़ा बयान दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि पंजाब में शांति भंग करने वालों के खिलाफ जिस तरह की जरूरत थी वो एक्शन ले लिया गया है। देश की एकता और अखंडता से खिलवाड़ करने वाली ताकतों को बख्शा नहीं जाएगा। ब्रिटेन में भारत के झंडे को उतारने की कोशिश की गई। जो देश या देश के झंडे के साथ खिलवाड़ करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। हमारे लिए देश पहले है, देश के लिए हम एकजुट हैं। देखिए, पंजाब में पिछले कुछ अरसा से आप देख रहे थे कि ना तो थाने सुरक्षित रहे ना ही जेलें सुरक्षित रही और थानों पे भी हमले किए गए और जेलों में भी जो है गोलियां चली और उसके चलते पंजाब में जो अशांति फैलाने वाले लोग हैं, जो शांति भंग करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कड़े एक्शन की ज़रूरत थी। और जिस ढंग से अभी एक्शन हुआ है ये रिक्वायर्ड एक्शन है और किसी भी ताकत को देश की एकता और अखंडता के खिलाफ ना बोलने की इजाज़त है, ना ही जो है इसमें तोड़फोड़ करने की सोच कोई रख सकता है। और इसलिए जैसे आज हम देख रहे हैं कि ब्रिटेन में भी भारत के झंडे को उतारने की कोशिश हुई है। ये ताकतें कभी भी सिर नहीं उठा पाएंगी। ये देश हम सब के लिए सुप्रीम है और जो भी देश के साथ या देश के झंडे के साथ कोई खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा वो उसके खिलाफ एक्शन होके रहेगा और उसके लिए सारा देश आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता। चैत्र माह का नाम लोगों को सुनाने के लिए जम्मू के बन्नी इलाके से हर साल लोग चंबा पहुंचते हैं। ढोलरू नाम से प्रसिद्ध ये लोग गीत गाकर लोगों को चैत्र मास का नाम सुनाते हैं। मान्यता है कि इसी माह में भगवान ब्रह्मा में सृष्टि की रचना की थी और इसी माह भगवान ने मानव जाति की रचना की। ये विशेष वर्ग के लोग भगवान शिव के उपासक हैं और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें मंगलमुखी होने का वरदान दिया। इसीलिए ये लोग घर घर जाकर चैत्र मास का नाम सुनाते हैं। गीत सुनने की एवज में लोग इन्हें कपड़े, अनाज, मिठाइयां और पैसे भी दान करते हैं।
और इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार। तेरा नाम क्या है पूछे वाले पूछे तो